हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू किड्स डूइंग? कैसे हैं बेटा आप सभी? हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. पॉप आउट मत करो. या अच्छा, आई लव यू टू कूल गर्ल. ओके, आई लव यू 3. अच्छा बेटा, इन सबसे बाहर आ गए हूँ तो नेल्सन मंडेला को आई लव यू बोल दें. हाँ जी, हाँ, थोड़ा नेल्सन मंडेला पे ध्यान दे लें. अगर आप लोगों का आपस में आई लव यू हो गया हो तो ये भी वेट कर रहे हैं हमारे आई लव यू का. बताइए. गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए एक सेकंड दीजिएगा मुझे. ओके गाइस, सुपर्ब. हाँ जी, तो आज बच्चों शुरू करना है हमें नया चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये चैप्टर शुरू करना है एंड ऑल्सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक. हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, और आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे. ओके हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. तो सारे ही बच्चे आ गए. अच्छा, सभी बच्चों को लास्ट क्लास जिसमें हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था उसमें कोई डाउट तो नहीं है? वो अच्छे से क्लियर है कि नहीं है एवरीवन? वो अच्छे से क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द ऑथर. ये एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद ही के जीवन के बारे में खुद लिखते हैं. ये क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्या हो गया? ओके चलिए. यस मैम. मैम मेरा है मैम, नींद आ रही है. यार देखो, ये एक बहुत ही लेजिट जेन्युइन प्रॉब्लम है. नींद आ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं? थोड़ा कॉफी वॉफी लो. ठीक है, मुंह पे पानी वानी मारो, क्योंकि 10th है. नींद तो नहीं आनी चाहिए, बल्कि नींद उड़ जानी चाहिए. चलो शुरू करें. कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? क्या मुझे यस मैम मिल सकता है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबकी अटेंशन यहाँ पर है और हम लोग शुरू कर सकते हैं. ऐप वाले बच्चों से मुझे यस मैम. आज देखते हैं अच्छा बिहेव कौन करता है, ऐप वाले बच्चे वर्सेस यूट्यूब वाले बच्चे. लेट्स फिगर इट आउट. मैम एम आई लेट? या 3 minutes, बट अभी तक हमने कुछ शुरू नहीं किया है, सो इट्स ओके. चलिए ठीक है, यूट्यूब वालों ने भी भाई यस मैम का इशारा दे दिया है. अब ये चैप्टर बेटा अगर आप लोग अकेले पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा. इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है. ठीक है, चलिए. सो नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका पे किसका रूल था? गोरों का राज्य था, व्हाइट रूल था. ऑलमोस्ट 3 centuries के बाद एक ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और वो थे नेल्सन मंडेला. ठीक है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो नेल्सन मंडेला की पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. आप लोगों को याद रखना है बेटा. ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. और इनकी पार्टी ने मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स हासिल किए थे. 400 में से 252 सीट्स इन्होंने हासिल करी थी और ये इनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी और ये क्या बन गए थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. ठीक है, अपार्थाइड क्या था? एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. भेदभाव किया जाता था लोगों से उनके कलर के बेसिस पे. ठीक है, कि तू क्या है, तू गोरा है, तू काला है. ठीक है, ऐसे करके भेदभाव करते थे. और जो ब्लैक लोग थे, यानी कि जो लोग गोरे नहीं थे, उनके साथ बहुत ही गलत स्वभाव करते थे.
ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, 30 साल उन्होंने जेल में भी इसी कारण बिताए थे। फाइनली उनके कड़ी मेहनत के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला बन गए थे बेटा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से एक अंश लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है, ठीक है, जिसमें मंडेला क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक स्पीच दे रहे हैं, एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक बहुत ही बड़ा दिन, जिस दिन इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, ठीक है, किस चीज का, उन्हें शपथ लेनी थी, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो वो पूरा का पूरा सीन इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। बेटा प्रियम, आपको ये क्लास में पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या मैं बंद कर देती हूं क्लास? ठीक है, ये वाली क्लासेस बंद करा देते हैं, मत पढ़िए आप। कौन सी क्लास क्यों नहीं हुई, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, पर जो क्लास हो रही है उसमें क्या चल रहा है उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दफा हो यहां से, गेट आउट ऑफ द क्लास। व्हाई आर यू इवन हियर? या तुम चाहते हो तुम्हारी आईडी लेके तुम्हें परमानेंटली ब्लॉक करा दूं, वो अलग बात है, बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें। जितना ही इग्नोर करने की कोशिश कर लो, एक ना एक। चलिए बेटा विमलेश, चैप्टर शुरू होगा तभी तो चलूंगी ना स्लो, चैप्टर ही यहां से शुरू है। Tenth May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो 10 मई का दिन था, ठीक है, 10th मई कि जो 10 मई का दिन था वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट था, साफ था, बहुत प्यारा दिन था, बहुत ही ज्यादा क्लियर दिन था, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड। बिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, टू बी सराउंडेड बाय, ठीक है, घिरा हुआ था। किनसे घिरा हुआ था? मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था डिग्निटरीज। डिग्निटरीज कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ठीक है। तो क्योंकि मैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था बड़े बड़े ऑफिशियल से, क्योंकि वो लोग मुझे मिलने आ रहे थे, है ना। जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन क्या था कि उन्हें शपथ लेनी थी, है ना, उद्घाटन था, उन्हें शपथ लेनी थी प्रेसिडेंट बनने की। तो उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स उनसे मिलने आ रहे थे टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। तो लिखा है जो 10th मई का दिन था, डॉन यानी वो शुरू हुआ कैसे, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर दिन था। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुशी से घिरा हुआ था बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के साथ, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो लोग आए थे क्या करने, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। क्या ये वाली स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे लिखा है बेटा, द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil.
यहाँ पे गैदरिंग क्या है, गैदरिंग मतलब होता है कोई भी मीटिंग या फिर अ नंबर ऑफ पीपल, जो लोग साथ में आ जाते हैं, टू गेट असेंबल्ड। ठीक है, तो लिखा है कि ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था ये अभी तक का साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। किसका, इंटरनेशनल लीडर्स का, क्योंकि बाहर से दुनिया के हर एक कोने से, वर्ल्ड के कोने से एक एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल यहाँ पर आया था। ठीक है निधि बेटा, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। किस चीज का इनॉग्रेशन था, प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उस दिन उन्हें शपथ लेनी थी, तो उस पूरी सेरेमनी को बोला गया है इनॉग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि सेरेमनी कहाँ हुई थी। ठीक है, सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, अब यहां पर बेटा देखिए प्रेटोरिया क्या है, ये क्या है प्रेटोरिया, ये है कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स क्या है, यहाँ पे ये जो यूनियन बिल्डिंग्स लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, सैंडस्टोन का क्या मतलब है, सैंडस्टोन है एक तरीके का पत्थर, टाइप ऑफ अ स्टोन। एम्फीथिएटर का क्या मतलब है, एक ओपन थिएटर। ठीक है, एम्फीथिएटर का क्या मतलब है, एक बड़ा सा ओपन थिएटर। आपने जनरली देखा होगा कि बीच में स्टेज होता है और यहाँ चारों तरफ ऐसे ऐसे बैठने की जगह होती है, जनरली उसको बोलते हैं ओपन थिएटर को, एन एम्फी थिएटर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो समारोह होने वाला था, जो सेरेमनी होने वाली थी, वो कहाँ होने वाली थी, उस एम्फी थिएटर में होने वाली थी, जो किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर, प्रेटोरिया में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए, गैदरिंग का मतलब होता है बेटा मीटिंग, बहुत सारे लोगों का एक जगह पे मिलना, मीटिंग। ओके, चलिए। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द व्हाइट सुप्रीमेसी। तो भाई बहुत ही टाइम से, है ना, डिकेड्स क्या होता है, डिकेड क्या होता है, एक डिकेड क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे लिखा है डिकेड्स, यानी कि 10-10 साल के, बहुत सालों के रूल के बाद, है ना, 10-10 साल के सेट, मतलब कि काफी सालों से, काफी सदियों से जो गोरे लोग थे उनका रूल था यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। ठीक है, व्हाइट सुप्रीमेसी का रूल था यहाँ पर। ओके, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखिए लिखा है कि सदियों से ये जो सीट है ये किसकी थी, व्हाइट सुप्रीमेसी की थी, पर अभी इट वॉज दी साइट, यानी कि ये जो दृश्य देखने मिल रहा है रेनबो गैदरिंग। रेनबो कैसा होता है, अगर आपने रेनबो देखा है तो वो डिफरेंट कलर्स का होता है ना, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिखा है रेनबो गैदरिंग, यानी कि देखा जाए तो पहले सिर्फ सफेद लोग यहाँ पे बैठा करते थे, पर अब यहाँ पे लोग वर्ल्ड के कोने कोने से आए हैं, है ना, डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, राइट, अलग अलग नेशन के लोग आज यहाँ पर हमें बैठे हुए दिख रहे हैं। क्यों बैठे हुए दिख रहे हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक के, आज यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, है ना, जो कि स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट
नॉन रेशियल यानी जो भेदभाव नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, एक ऐसी गवर्नमेंट का स्थापना करने जगह जगह से, डिफरेंट नेशन से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बेटा यहां तक क्लियर है? सभी को यहां तक समझ में आया? हाँ जी एवरीबडी, यहां तक समझ में आया? Just a second guys. Okay, sorted. Yes ma'am. Okay. आगे देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, बोलते हैं उस सुंदर दिन पर, आई वॉज अकम्पनीड मतलब मैं किसके साथ था? मैं साथ था मेरी बेटी के, जिसका नाम है ज़ेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेज। कि स्टेज के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। स्वॉर्न मतलब कसम लेना, शपथ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने शपथ ली एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबू की ने कसम ली एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और वो बोलते हैं जब मेरी बारी आई, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी शपथ लेने की बारी आई, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बेटा कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली, मैंने प्लेज लिया, मैंने प्रॉमिस किया, क्या? टू ओबे यानी किसी भी चीज को मानना, कि मैं मानूंगा। और अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? अपहोल्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, किसी चीज की रिस्पेक्ट बना के रखना, ठीक है। कि मैं ये जो संविधान है इसको फॉलो करूंगा, इसको मानूंगा और इसकी जो रिस्पेक्ट है वो बना के रखूंगा और खुद को पूरे तरीके से डिवोट कर दूंगा। डिवोट कर देना मतलब कि अब किसी को, किसी चीज के पीछे खुद को पूरे लॉयल तरीके से लगा देना, है ना। कि मैं खुद को अच्छे से लगा दूंगा टुवर्ड्स द वेलबींग। वेलबींग मतलब लोगों की भलाई के लिए। ये जो गणतंत्र है इसकी भलाई के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? ये स्पीच दे रहे हैं नेल्सन मंडेला टू द असेंबल्ड गेस्ट। ये उनकी स्पीच ही बेटा कंटिन्यू हो रही है। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो कंफ्यूज हमें यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर उनकी स्पीच ही कंटिन्यू हो रही है। बोल रहे हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट। असेंबल्ड गेस्ट मतलब कि जितने भी लोग ये असेंबल्ड हुए हैं, गैदर हुए हैं, आए हैं। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं। आई सेड, मैंने बोला, टुडे, आज, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। ठीक है, कॉन्फर का मतलब क्या होता है? ग्रांट करना, या फिर आप बोल सकते हैं गिव, किसी भी चीज को देना, ठीक है बेटा। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ऑनर। एंड लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है, वो बोल रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हम ऑनर करते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं और हम क्या होप करते हैं? हम होप करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता हमें आज मिली है ना, इसे हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन कर रहा है भाई ये स्पैम? बेटा विवेक वानी, आपको नहीं पता इंग्लिश का पहला चैप्टर कौन सा है? हाँ, अ लेटर टू गॉड है बेटा। स्पैम नहीं करते बच्चे, स्पैम नहीं करते। बाकी के बच्चे बहुत इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो लोग जेन्युइनली पढ़ने आए हैं वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आज यहाँ पर प्रेजेंट होके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं क्या? ऑनर और होप। किसको दे रहे हैं? इस न्यू बॉर्न फ्रीडम, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को दे रहे हैं।
Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब वो क्या बोल रहे हैं, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा के जाए, है ना, ग्रेट डैमेज पहुंचा के जाए, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर. ठीक, लास्टेड टू लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक कोई चीज जब कंटिन्यू कर रही है. तो वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही पहले टाइम से, है ना, फ्रॉम अ वेरी प्रीवियस लॉन्ग लॉन्ग टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि लोगों को इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है ना, हमने अभी तक गंदी सी गंदी चीज को एक्सपीरियंस किया है, पर अब एक नया समाज, एक नई सोसाइटी इमर्ज हो रही है. ठीक, देखिए बोल रहे हैं कि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा अनुभव रहा है ना, जो ये ह्यूमन डिजास्टर हम लोगों ने फेस किया है, ये जो अभी तक जो गोरे लोग थे हम पे इतना अत्याचार करते थे, भेदभाव करते थे, ये जो भी हमने सहा है, जो हम लोग बहुत लंबे टाइम से सह रहे थे, पर अब एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए इन सब चीजों में से जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे मानव जाति को क्या हो, प्राउड फील हो, गर्व फील हो. ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को. बाद में मत बोलना मैम नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, अभी लाइन बाय लाइन समझा रही हूं तो समझ लो. ठीक है, okay. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. Outlaws का मतलब क्या होता है, outlaws का मतलब होता है किसी को सोसाइटी से बैन कर देना, ठीक है ना, सोसाइटी से ही निकाल देना, बिल्कुल परे कर देना, समाज से अलग कर देना. ठीक, तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अभी तक, अभी कुछ समय पहले तक हमें सोसाइटी से क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. ठीक है, हमें क्या कर दिया था, सोसाइटी से बैन कर दिया था. लिखा है ना, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. जो और कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो रिलेशंस हैं किससे, अपार्थाइड का मतलब क्या होता है बेटा, खुशबू आप क्लास में शुरू से नहीं आए हो क्या. अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जब लोगों से भेदभाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. और प्लीज क्लास में बेटा 4 बजे आ जाया करो शार्प, क्योंकि मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी, आपके पीछे का छूटता जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है. बेटा रौनक, कमिटेड का मतलब होता है व्हेन, जब आप लोग ने अपनी किसी को यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर का मतलब देखें तो कमिटेड का मतलब होता है कि यू आर टोटली डिवोटेड टू दैट थिंग, आप कंप्लीटली समर्पित हो उस चीज के लिए. क्लास बेटा ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को होती है अभिषेक, और 4 बजे होती है, जिसमें हम 10th का सिलेबस कवर कर रहे हैं. अ लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो में करा चुकी हूँ, नेल्सन मंडेला में करा रही हूँ. अब आप लोग अगर रोज क्लास में आएंगे तो आपको पता रहेगा कि क्लास में क्या चल रहा है. अगर आपके पीछे का छूटता जाएगा तो फिर दोबारा किसी भी सब्जेक्ट में वो चैप्टर अब से रिपीट नहीं कराया जाएगा. चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है इसलिए चैप्टर इतनी लेट खत्म होता है, बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं. देखिए बच्चे बोल रहे हैं मैम 1 शॉर्ट रिवीजन, बेटा पहले चैप्टर तो पढ़ लो. 1 शॉर्ट में क्या समझा दूं मैं जब तुम्हें चैप्टर ही नहीं समझ आएगा. तुम्हें पता है 1 शॉर्ट क्या होता है?
आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट योर कॉमेंट्स नाउ, क्योंकि तुम लोग एक से एक फालतू की बात भेजते हो कमेंट्स में और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं सिर्फ पढ़ाने वाली हूं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो वैसे भी नहीं पढ़ रहा। तो मैं अब केवल पढ़ाने वाली हूं, जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। जब आएंगे बोर्ड्स तो रोना फिर बैठ के, ठीक है, रोते रहना फिर। चलिए, तो वो बोल रहे हैं कि भैया अपार्थाइड सिस्टम की वजह से बहुत कंट्रीज ने इनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हम लोग जिन्हें इस सोसाइटी से निकाल दिया गया था अभी कुछ समय पहले तक ही, आज हमें एक रेयर मतलब जो जनरली नहीं मिलता है ना, बहुत ही अनकॉमन सी चीज, तो हमें आज ये विशेष अधिकार मिला है, हमें आज ये प्रिविलेज मिला है कि हम होस्ट कर सके। ठीक है ना, होस्ट का मतलब क्या होता है, हु रिसीव गेस्ट, कि हमारे इस धरती पर, हमारे ये साउथ अफ्रीका के सॉइल पर डिफरेंट नेशन से आज यहाँ पर लोग आए हैं, है ना। जिन लोगों ने हमें समाज से निकाल दिया था, आज वो सारे लोग हमारे यहाँ पर आए हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। यहाँ पर अब देखिए क्या बात हो रही है, वो बोलते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, रिस्पेक्टेबल। ठीक है, रिस्पेक्टेबल, फेमस, कि हमारे यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक पोजेशन विद का क्या मतलब है, टेक पोजेशन विद का मतलब है टू सेलिब्रेट। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं क्या करने, इस खुशी को शेयर करने, इस खुशी को सेलिब्रेट करने, ठीक, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई आफ्टर ऑल ये जो एक जीत हासिल हुई है ना, किसके लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये जीत पूरी की पूरी हम सब की है। और किसकी है, ह्यूमन डिग्निटी की है, मानव गरिमा की जीत हुई है। बेटा रौनक सिंह कब आए थे आप क्लास में, आप क्लास में कितने बजे आए हैं, इसका जवाब दो आप पहले। इज इट क्लियर एवरीवन, ये वाला स्लाइड क्लियर है? मैम प्लीज पहले वाला स्लाइड रिपीट कर दीजिए। पहले वाले स्लाइड में बेटा निधि लिखा है कि हम लोग जिन्हें आउटलॉ कर दिया गया था, जिसे इस समाज से निकाल दिया गया था, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, आज हम ही लोगों को ये रेयर सौभाग्य, ये रेयर प्रिविलेज प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ पर कौन आए हैं, डिफरेंट नेशन से जो गेस्ट है वो हमारे सोइल पर आए हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा अगर आप 5 मिनट पहले क्लास में आए हैं रौनक सिंह, तो अब मैं पूरा चैप्टर तो नहीं आपके लिए रिपीट करूंगी ना। 4 बजे की क्लास है तो ट्राई करा करिए कि 4 बजे क्लास में आओ। ठीक है, तब मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी, तब मैं आपके डाउट्स को केटर करूंगी। जो बच्चे एक बात को ना अपने कान में अच्छे से घुसा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे आपके डाउट्स सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैं उन्हीं बच्चों के डाउट सॉल्व करूंगी जो लेजिट सीरियस है पढ़ाई में, यानी कि आप क्लास में ठीक 4 बजे एंट्री ले रहे हैं, हद से हद 4-5 पे एंट्री ले रहे हैं और शुरू से आप क्लास को सुन रहे हैं। तब आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको समझाऊंगी। जैसे अभी निधि ने बोला स्लाइड रिपीट कर दो, मैंने कर दी, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूं आप मेरे साथ साथ ही समझ के चलिए। पर जो बच्चे 4 बजे की क्लास में 4:20 पर एंट्री मार रहे हैं, 4:30 बजे एंट्री मार रहे हैं और मैं आधा चैप्टर करा चुकी हूं और मुझसे पूछ रहे हैं मैम नेल्सन मंडेला कौन है, ठीक है, तो वो फिर अपना खुद भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि हम क्लास में टाइम पर आए।
जो बच्चे कांस्टेंट स्पैम कर रहे हैं, यहां मैं नेल्सन मंडेला पढ़ा रही हूं, वो स्पैम कर रहे हैं, मैम वन शॉट करा दो, जिसका जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है, उन बातों पे मुझे इरिटेशन होता है। तमीज से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे कि मैम तीसरी स्लाइड दोबारा पढ़ा दो, मैं तीसरी स्लाइड दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, पर स्पैमिंग मत करो। मैं जब एक एक स्लाइड के बाद पूछ रही हूं समझ में आया, तब कोई डाउट है तो बताओ कि मैम थर्ड लाइन रिपीट कर दो, मैम थर्ड लाइन में इसका क्या मतलब है, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं आप। चलिए, We have at last achieved our political emancipation. अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एट लास्ट फाइनली अचीव कर लिया है हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, हमने अपनी आजादी इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी लड़ाई के बाद फाइनली अचीव कर लिया है। ओके, We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे बेटा बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी, गुलाम, है ना, गुलामी करना या फिर गुलाम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम लोग शपथ खाते हैं, हम प्लेज करते हैं, हम कसम खाते हैं, हम खुद से ही प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, लिबरेट मतलब फ्री कराएंगे हमारे जितने भी लोग, इस कंट्री के जितने भी लोग स्लेवरी यानी कि गुलामी में जी रहे हैं, है ना। किस चीज की गुलामी, पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। डेप्रिविएशन, डेप्रिविएशन यानी नॉट हैविंग समथिंग, आप पे चीजें ना होना। जितने भी लोग पीड़ा में हैं, जितने भी लोगों के साथ जेंडर या फिर कोई और भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम कसम खाते हैं कि हम इन सारी चीजों से अपने देश के लोगों को फ्री कराएंगे। ठीक है, जेंडर बेटा होता है मेल हो फीमेल हो, क्या जेंडर है ना, इसके बेसिस पे जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? यहां तक कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट्स इन दिस एवरीवन? बेटा अर्पिता, इसका मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा पुनीत, भेदभाव करना। ठीक है, भेदभाव करना। जैसे व्हाइट और ब्लैक में होता था ना कि व्हाइट लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी और ब्लैक लोगों को क्या किया जाता, टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। रौनक, बेटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। हाँ बेटा, नेल्सन मंडेला का पहला लेक्चर है ये दिव्यांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा प्लेज का मतलब होता है सुरेश, प्रॉमिस करना, शपथ लेना खुद से ही। ठीक है, चलिए, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी इनजस्टिस होता है, जो भी लोगों के साथ टॉर्चर होता है, जो भी अन्याय होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो हमारा ब्यूटीफुल सा लैंड है ना साउथ अफ्रीका पे, है ना, अब इस पे कोई भी किसी के भी साथ क्रूएल्टी नहीं करेगा। ठीक है, नेवर 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 यानी कभी भी नहीं। अब इस ब्यूटीफुल लैंड पे, ये जो अफ्रीका है, इसके अंदर किसी को भी अनुभव नहीं होना चाहिए किस चीज का, टॉर्चर का। कोई भी एक इंसान दूसरे पर टॉर्चर नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। ठीक, The sun shall never set on so glorious human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. अब sun will never set का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर ये जो लिखा है ना sun shall never set, इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज जो कभी एंड नहीं होगी, है ना, कोई ऐसी चीज जो परमानेंट है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कभी भी एंड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई ये जो हमने अचीव किया है,
ग्लोरियस का मतलब क्या है, जो ये फेमस, ये जो बिग, ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया, ये जो आजादी हमने हासिल करी है ना, ये आजादी अब परमानेंट है, ये आजादी अब हमसे कोई भी छीनेगा नहीं। ठीक है, तो ये आजादी को रेन मतलब रूल करने दो। ठीक है, अब ये आजादी ही यहां पर चलेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट गॉड गिव हिज ब्लेसिंग्स टू अफ्रीका। ठीक है बेटा, एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे देखिए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एन ऑ। ठीक है, यहाँ पे फियर लिखा है बट इसका मतलब क्या होता है, ऑ का मतलब होता है वॉन्डर, अमेजमेंट। तो भाई वो बोल रहे हैं, अपनी स्पीच के बाद उन्होंने बोला कि थोड़े समय बाद हम सबने लिफ्ट मतलब उठाना, अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और हम लोग एकदम अमेज थे, एकदम शॉक्ड थे। ठीक है, एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एरे का मतलब क्या होता है, सीरीज। स्पेक्टेक्युलर मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। वो बोलते हैं कि हमने अपनी आंखें उठाई और हमने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा, क्या देखा, एक बहुत ही फैंटास्टिक सी सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के फाइटर प्लेन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, है ना, जो प्लेन्स सोल्जर्स को कैरी करते हैं, वो वाले प्लेन्स हैं, वो सब ऊपर ऐसे एक परफेक्ट अरेंजमेंट्स में चक्कर काट रहे थे, है ना। वो जो यूनियन बिल्डिंग थी उसके ऊपर वो लोग परफेक्ट अरेंजमेंट्स में चक्कर काट रहे थे, और जो आवाज थी, जो साउंड थी इन प्लेन्स की, इन हेलीकॉप्टर्स की, वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। क्लियर? एनी डाउट्स बच्चा पार्टी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल लिखा है कि थोड़े समय बाद जब हम लोगों ने अपनी आईज को रेस किया, सो वी वर ऑल अमेज्ड, क्योंकि एक बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के क्या थे, जो साउथ अफ्रीका के फाइटर प्लेन्स थे, जेट्स यानी फाइटर प्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप का मतलब होता है सैनिक, आर्मी। ठीक है, तो जो प्लेन्स सोल्जर्स को कैरी करते हैं वो थे, वो ऊपर रोड मतलब बहुत ही तेज आवाज, उनकी बहुत ही तेज आवाज थी, और वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। लिफ्टेड का मतलब होता है सुरेश उठाना, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, ट्रूप का मतलब होता है सैनिक। बेटा रौनक, नेल्सन मंडेला पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह केवल, यहाँ पर डिस्प्ले का मतलब क्या है, शो। डिस्प्ले का मतलब क्या है, शो। तो यहाँ पर लिखा है कि ये कोई मिलिट्री पावर का प्रदर्शन नहीं था। ठीक है, कि ये जो भी हो रहा था, जो हेलीकॉप्टर्स ऊपर चक्कर लगा रहे थे, ये केवल एक्यूरेसी या फिर मिलिट्री पावर के हमारे पास इतनी मिलिट्री शक्ति है उसका प्रदर्शन नहीं था, पर ये एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल में इसलिए दिखा रहे थे ताकि ये अपनी लॉयल्टी मुझे दिखा सके, है ना। जो भी अभी अभी डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसको अपनी लॉयल्टी दिखा सके, है ना, लिखा है ना, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो इसीलिए वो ऊपर क्या कर रहे थे, प्रदर्शन अपना दिखा रहे थे कि ये जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो फ्रीली और फेयरली तरीके से इलेक्ट की गई है, इसकी तरफ अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। ओके एवरीवन, क्लियर है? चलिए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, इससे पहले तक का हमने लेक्चर नंबर पढ़ लिया है, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में बच्चों बेसिकली हम देख क्या रहे हैं,
इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि नेल्सन मंडेला जो कि कौन थे, कौन मुझे बताएगा? अच्छा, नेल्सन मंडेला कौन थे? मैंने अभी पढ़ाया था, तो कौन मुझे बताएगा कि मैंने क्या सिखाया था आपको लास्ट क्लास में? बहुत अच्छी हो, थैंक यू। हाँ जी, who's gonna tell me? कौन थे नेल्सन मंडेला? निधि पूरा बताओ, खाली ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं, पूरा सुनना है मुझे। वेरी गुड अखिलेश सिंह, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। नेल्सन मंडेला कौन थे? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वेरी गुड गुंजन। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे थे। और ये चैप्टर किस बारे में है ये बताओ, ये कौन बताएगा सबसे पहले? टाइम टेबल लिख दीजिए। जब तक मैं टाइम टेबल लिख रही हूं मुझे ये जानना है कि ये चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 PM। किस बारे में है चैप्टर? वेरी गुड गुंजन, उनकी स्पीच के बारे में है। बहुत दिनों बाद आपको देखा है मैं तो यही हूँ काफी दिनों से। ठीक है, तो ये वाली जो लाइव क्लास है कब होती है? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास 10th के जितने बच्चे हैं वो इस क्लास में आना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ना, आत्मकथा से लिया गया है। इसका एक जो अंश है जो डिस्क्राइब करता है इनॉग्रेशन डे, यानी कि जिस दिन वो ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, उस दिन की थोड़ी घटनाएं, उनकी जो स्पीच है वो इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। ठीक है मैम, पहले का लेक्चर कहाँ मिलेगा इस चैप्टर का? बेटा आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, 9th 10th हिंदी मीडियम के चैनल पर। ठीक है, जो क्लास हमारी हुई थी ट्यूसडे से पहले, और ऐप पर भी मिल जाएगा, यू कैन सर्च। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि भाई नेल्सन मंडेला चले गए हैं, वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अब उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो देखते हैं। Only moments before, the highest general of the South African Defense Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. क्या बात हो रही है समझो। वो बोल रहे हैं, जनरल्स मतलब कौन होते हैं? ऑफिसर्स। वो बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका के जितने भी हाईएस्ट बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, है ना, चाहे वो फिर डिफेंस फोर्स के हों, आपकी रक्षा आर्मी के हों, या फिर आपकी पुलिस फोर्स के हों, उनकी जो चेस्ट है, यानी कि आपने देखा होगा जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी चेस्ट पे, उनके यूनिफॉर्म पे यहाँ पर मेडल्स होते हैं, राइट। बेडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, सजे होना। ठीक, तो वो बोल रहे हैं वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो जनरल्स हैं, उनके यहाँ पर, उनके यूनिफॉर्म पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, है ना, फ्रॉम द डेज गॉन बाय, यानी कि जो उन्होंने पास्ट में कमाए थे। डेज गॉन बाय यानी अर्लियर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो बेटा यहाँ तक का मतलब है, ध्यान से समझिए कि जो हाईएस्ट, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनकी जो चेस्ट थी, यानी कि उनके यूनिफॉर्म पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे जो उन्होंने पहले कभी कमाए थे। दे सैल्यूटेड मी, वो लोग क्या कर रहे थे? नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और वफादारी की क्या कसम खा रहे थे कि हम लोग हमेशा लॉयल रहेंगे। ठीक है बच्चे, मैम मैं 11th क्लास की हूँ, मुझे आपसे इंग्लिश पढ़नी है। ओके मैम, योर क्लास पे स्पोकन नहीं होगा? होगा बेटा, होगा, योर क्लास पे होगा। आई नो 3 दिन बच गए स्पोकन के, होगा। इंग्लिश ग्रामर भी होगा, ठीक है। बेटा क्लियर है? ये वाला स्लाइड सभी को समझ में आया गाइस? यस मैम, ऑल क्लियर। चलिए आगे देखिए। I was not unmindful
of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful का मतलब क्या होता है? Unaware, ठीक है ना, यानी कि पता ना होना। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, ठीक है, बोल रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता था कि कुछ साल पहले तक ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, है ना। जब वो लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, पर आज वही ऑफिसर्स उन्हें क्या कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे। फाइनली शेवरॉन, शेवरॉन क्या होता है बेटा? वी शेप्ड की फॉर्मेशन। तो जो जेट्स थे ना वो वी शेप में वहां पर चक्कर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था और उनके पीछे से जो स्मोक निकल रहा था, जेट्स अगर आपने देखे होंगे तो उनके पीछे एक स्मोक निकलता है, राइट। तो वो कौन से कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि कलर्स थे साउथ अफ्रीकन फ्लैग के, जो कि कलर्स किसके थे? न्यू साउथ अफ्रीका के फ्लैग के। ओके बच्चों, चलिए। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. यहाँ पे symbolize का मतलब क्या है? stand, ठीक है, कि वो जो दिन था वो कैसे मेरे लिए यादगार और ज्यादा बन गया, वो कैसे मेरे लिए और मेमोरेबल बन गया, है ना। symbolized for me became memorable for me, कैसे? क्योंकि तब दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो बच्चों। And the vision of whites singing Nkosi Sikalel Africa and black singing Daistem, the old anthem of the Republic. अच्छा, यहाँ पर अब क्या स्टोरी है देखिए, यहाँ पर स्टोरी को समझो। पहले बच्चों जब साउथ अफ्रीका में किनका शासन था? व्हाइट लोगों का शासन था, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना कि पहले साउथ अफ्रीका में क्या था? व्हाइट रूल था, व्हाइट लोगों का शासन था, ठीक है। तो जब ये था तो इन लोगों ने अपना एक अलग नेशनल एंथम बना लिया था जिसका नाम था क्या? I'll just highlight it, जिसका नाम था नकोसी सिखलेली अफ्रीका, ठीक है। ये किसका था? ये था बेटा अंग्रेज लोगों का, ठीक है, व्हाइट लोगों का। अब ब्लैक्स को ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया? अपना अलग नेशनल एंथम बना लिया था, ठीक है। तो जिस दिन इनॉग्रेशन था, जिस दिन नेल्सन मंडेला स्पीच ले रहे थे, ये दोनों ही नेशनल एंथम्स वहां पे गाए गए थे। मैम क्लियर नहीं दिख रहा? बेटा जाके सेटिंग्स में अपनी रेजोल्यूशन को बढ़ा लो तो फिर क्लियर दिखने लग जाएगा। हाँ जी श्रेया, बिल्कुल, ठीक है। चलिए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Despised का मतलब क्या होता है बेटा? हेट, नफरत करना, कि एक दूसरे से तो नफरत करते ही थे, एक दूसरे के नेशनल एंथम्स भी पसंद नहीं थे, है ना। तो एक दूसरे के जो नेशनल एंथम्स थे उनकी लिरिक्स भी नहीं पता थी, ठीक है, उनकी क्या लाइन्स हैं ये भी नहीं पता थी। They would soon know the words by heart. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि अब जब हमेशा दोनों नेशनल एंथम गाए जाएंगे हर ओकेजन पर, ठीक है, तो इनको आपस जो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स है वो भी याद हो जाएंगे। ब्लैक वाले लोगों को व्हाइट का हो जाएगा, व्हाइट वाले लोगों को ब्लैक का हो जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा प्रशांत ध्रुव नेशनल एंथम का नाम है जो व्हाइट्स का होता था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 1994 से लेके 1997 तक किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पर ये दोनों ही नेशनल एंथम्स गाए जाते थे, ठीक है। पर 1997 में क्या हुआ? इन दोनों की लाइंस को मिक्स करके एक ही नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका के लिए बनाया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, तो जब ये सब हो रहा था, ठीक है, वो स्पीच दे रहे थे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और शी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाना, ठीक है बेटा। ओवरवेल्म्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाना, बहुत ही ज्यादा किसी चीज से अफेक्ट हो जाना। तो वो बोल रहे हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन पर मुझे क्या याद आ गया था? मैं भावुक हो गया था सोच के हमारी कंट्री की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, है ना। अब उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से बच्चों क्या हासिल करी है?
आजादी हासिल करी है ना। तो जब वो वहां उस पद पे खड़े हैं तो तब तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है कि भाई हमने कितनी स्ट्रगल करी है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी है कि हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अब वो यहां पर थोड़ा सा बात करेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो आप लोगों को याद रखना है। किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। अभी तक कोई डाउट है एवरीवन? मैम आपने 8th में बोला था कि आप 9th में पढ़ाएंगी, पर आप पढ़ा नहीं रही हैं बेटा, क्योंकि अब 9th में आपको राधिका मैम पढ़ा रही हैं, है ना, और 10th में आपको यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। तो 8th को और 10th को मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको 9th में मुझसे पढ़ना है तो आप अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें 9th 10th 11th 12th को मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वो लाइव बैच है, लाइव क्लासेस होती हैं, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। चलिए सेकंड वाला रिपीट, सेकंड वाला कौन सा समझ नहीं आ रहा मेरे को बेटा, थोड़ा क्लियरली बताओ लव कुश, विच पार्ट आर यू टॉकिंग अबाउट? तब तक आगे बेटा श्रेया 2-3 बार कोशिश करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है, एक नाम ही है, 2-3 बार अलग अलग उसमें डिवीजन करके कोशिश करना मेमोराइज करने का, हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा राजा पवार, पहचान लिया मैंने आपको। चलिए आगे आइए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड क्या बताया था मैंने आपको? डिकेड होता है टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि बात हो रही है आपकी 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 1910 तक की, है ना। फर्स्ट डिकेड की अगर हम बात करें तो 1900, ये 9 लग रहा है यार, एक मिनट, है ना, 1900 से लेके 1910 तक की। ठीक है, तो भाई इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर, बिटर का यहाँ पे क्या मतलब है? बिटर वॉर मतलब बहुत ही ज्यादा फियर्स वॉर, बहुत ही ज्यादा सीवियर, बहुत ही ज्यादा गंभीर भयानक वॉर। मैम मेरा कल पेपर था, क्लास टेस्ट बेटा, क्योंकि क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ही होती है ना साहिल मित्तल, क्या कर सकते हैं बताइए? चलिए, सो अ फ्यू इयर्स, जब बेटा एंग्लो बोयर वॉर हुआ, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो अपनी हिस्ट्री को याद करके हमारे आगे कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोयर क्या है? अ वाइट कम्युनिटी है, ये वाइट कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका की। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग रहते थे उनकी एक कम्युनिटी थी। तो इंग्लैंड के बीच और इन लोगों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, तो इस युद्ध के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म लेने से पहले जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इन लोगों के साथ क्या कर लिया? पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, पैच्ड अप मतलब कि दोस्त बन जाना, है ना, अपने जो डिफरेंसेस थे, जो लड़ाइयां थी, उन्हें खत्म कर दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, इरेक्टेड मतलब बिल्ड अ सिस्टम, मेड अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया, किस चीज का? रेशियल डोमिनेशन का, डोमिनेशन मतलब सुप्रीमेसी। ठीक है, किस चीज का सिस्टम बनाया? भेदभाव करने का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके खिलाफ? डार्क स्किन लोगों के खिलाफ, जो कि उनके खुद की कंट्री के थे, उनकी खुद के लैंड के थे। ठीक है बच्चों, मैम सेकंड वाला पैराग्राफ रिपीट कर दो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा पैराग्राफ, ये वाला बोल रहे हो? अगर ये वाला बोल रहे हो तो कर देती हूँ। लिखा है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब अनअवेयर, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि कुछ साल पहले तक ये जो लोग थे ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे पर मुझे अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, वी शेप में जो जेट्स होते हैं वो आसमान में वी शेप की फॉर्मेशन में घूमने लगते हैं और उनसे स्मोक निकलता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, जो कि कलर्स होते हैं नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कि भाई फर्स्ट डिकेड में यानी कि 1900 से लेके 1910 के बीच में 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, जब एंग्लो बोयर वॉर खत्म हो गया था उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद, और नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे तब तक, तो व्हाइट स्किन लोगों ने क्या कर लिया था, पैचअप कर लिया था, अपनी लड़ाइयां खत्म कर ली थी और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया रेशियल डोमिनेशन का, किसके खिलाफ, डार्क स्किन लोगों के खिलाफ। ठीक है, क्लियर बच्चों? बेटा प्रशांत, ध्रुव, अभी तो बताया मैंने, इंग्लैंड और बोयर है व्हाइट कम्युनिटी के लोग, व्हाइट कम्युनिटी के लोग जो कि कहां रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। अब ठीक है, चलिए, the structure they created form the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। क्या बोला जा रहा है कि इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर, ये डोमिनेशन का, कि व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी होगी, व्हाइट लोग रूल करेंगे, डोमिनेट करेंगे किसको, डार्क स्किन लोगों को। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये सबसे ज्यादा हार्शेस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल सिस्टम था, मोस्ट इनह्यूमेन, इनह्यूमेन यानी कि इंसानियत तो उसमें बिल्कुल भी थी ही नहीं, इतने ज्यादा क्रूअल था, कोई भी ह्यूमन वैल्यूज इस सिस्टम में नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया था, यानी कि वो इतना ज्यादा जुल्म करते थे। कौन जुल्म करते थे, व्हाइट्स जुल्म करते थे बेटा ब्लैक्स पे, है ना, ये लोग इन्हें डोमिनेट करते थे। डोमिनेट मतलब कि अपनी ही चलाते थे, अपनी ही सुप्रीमेसी रखते थे। ठीक है, चलिए, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब लास्ट डिकेड की बात हो रही है, यानी कि 1990 से लेके 2000 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, and my own 8th decade as a man, यानी कि अब वो कितने साल के हो गए हैं, 80 साल के आसपास की बात है। That system had been overtuned, कौन सा सिस्टम, जो व्हाइट लोगों ने क्रिएट किया था सिस्टम, वो अब क्या हो गया है, ओवरट्यून मतलब चेंज हो गया है ना, कि आज वो सिस्टम चेंज हो गया है फॉरएवर, हमेशा के लिए, और रिप्लेस हो गया, यानी कि उसकी जगह कैसा सिस्टम आ गया है, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या एक्सेप्ट करता है, राइट्स एज द ह्यूमन, जो आपके राइट्स हैं, जो आपकी फ्रीडम है वो आपको देता है। एक ऐसा सिस्टम अब उस क्रूअल सिस्टम की जगह पे आ गया है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये केयर नहीं करता, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन का कलर क्या है, ये सारे ह्यूमंस को एक समान देखता है और सबको इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है बच्चों, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच प्रशांत, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू श्रेया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। कोई डाउट रहता है तो लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। हाँ बेटा ग्रामर पढ़ाऊंगी, पहले अभी ये तो पढ़ लो, ग्रामर तो तभी पढ़ाऊंगी, पहले ये तो पढ़ो, पढ़ा दूंगी सब, दिक्कत मत लो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि ये, ठीक है, दैट डे मतलब दिस डे ऑफ चेंज, के ये जो आज की डेट में चेंज आया है ना, ये जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ये जो चेंज आया है बेसिकली,
ये कैसे आया है? ये आया है अनइमेजिनेबल, यानी कि ऐसी कुर्बानियां जो आप लोग और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कुर्बानियों से आए। वो कुर्बानियां किसने दी हैं? माय पीपल, यानी कि ये जो मेरे देश के लोग हैं, इनकी कुर्बानियों से आज ये चेंज आ पाया है ना। पीपल हु सफरिंग एंड करेज, वो लोग जिन्होंने इतना ज्यादा सफर किया है, इतना ज्यादा सहा है, जिनकी हिम्मत हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, ना तो हम उसको काउंट कर सकते हैं और ना ही रीपेड, ना ही हम उसे चुका सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जब इंडिया अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था तो बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी थी, टॉर्चर सहना पड़ा था। वैसे ही सिमिलरली जैसे साउथ अफ्रीका अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, तो इनके जो पूर्वज थे, इनके जो कलीग्स थे, इनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानियां दी थी जिसे हम लोग चुका नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। I felt that day, मुझे उस दिन ऐसा लगा, as I have on so many other days, पहले भी मुझे ऐसे बहुत बार फील हो चुका था और मुझे आज भी ऐसा लग रहा था, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Sum of all those मतलब representative of them. ठीक है, कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, उनका ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहां पर खड़ा होकर। ठीक है, पेट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। ठीक है, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जिनकी मृत्यु मेरे से पहले हो चुकी है, जो लोग यहां से जा चुके हैं। ओके प्रेसिडेंट पुतिन, प्लीज डोंट स्पैम। स्पैम मत करो बेटा। आप एक ही कमेंट को 75 बार लिख देते हो तो बाकी बच्चों के कमेंट्स खो जाते हैं। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? बोल रहे हैं नोबल लाइन। नोबल लाइन किसे बोल रहे हैं? चेन ऑफ एंसेस्टर्स एंड फैमिली, कि वो जो हमारे पूर्वज थे, है ना, वो जो रिस्पेक्टेड हमारे पूर्वज थे, वो लाइन आज एंड हो गई है ना। हमारी जो स्ट्रगल एंड हो गई है, हमें फ्रीडम मिल गई है और यहां से मेरे से एक नई लाइन आज से शुरू हुई है। बोल रहे हैं मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट था, पेन मतलब बहुत ही ज्यादा सैड था कि मैं उन लोगों को, उन पूर्वजों को थैंक यू नहीं बोल पाया हूं और ना ही वो लोग आज हमारे बीच में हैं ये देखने के लिए कि उनके जो सैक्रिफाइसेस है, उनकी जो कुर्बानियां हैं, रॉड का मतलब क्या होता है? इमर्ज्ड, कि वो कुर्बानियां क्या हमारे लिए लेकर आई हैं, उनका नतीजा क्या हुआ है। ठीक है, उन कुर्बानियों से हमें क्या आज अचीव हुआ है। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? हाँ जी, रोजी क्लास 10th ही है। ऐप वाले बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं मुझे लगता है, और यूट्यूब वाले बच्चों का इतनी जल्दी कोई मैसेज नहीं आता है। वहां पे मुझे 100 मैसेज आ गया, यस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, अभी भी आ रहे हैं, बट यहाँ सिर्फ एक प्रशांत, ध्रुव, निधि, दैट्स इट, सोनू, बस 3 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? बेटा ये मत बोला करो रिपीट कर दो, ये बोला करो कि कौन सी लाइन में डाउट है ना, क्योंकि मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पता आप लोग क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं मुझसे। ठीक है ना, कौन सी लाइन समझ नहीं आई, थोड़ा इलैबोरेट करके अपना कमेंट डाला करो ताकि उसी के हिसाब से मैं, हाँ निधि देख रही हूँ बच्चे, मैं पढ़ा सकूं। नेक्स्ट, आगे क्या हुआ, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे वो बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, कि ये जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड की, है ना, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी किस पे? ब्लैक लोगों पे।
ठीक है, फर्स्ट लाइन रिपीट। बेटा यहाँ पर पिछली वाली स्लाइड में बोला गया है कि वो जो नोबल लाइन थी, यानी कि वो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जो हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां थी, वो लाइन आज खत्म हो रही है और एक नई लाइन, एक नई लाइफ और लाइन आज हमारे से यहाँ पे शुरू हो रही है, क्योंकि आज हमें आजादी मिली है। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाया हूं उन पूर्वजों का, और ना ही वो हमारे बीच में है ये देखने के लिए कि उनकी कुर्बानियां क्या रंग लेकर आई हैं। ठीक है, अब चले आगे। लिखा है कि ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने एक इतना गहरा और इतना लास्टिंग, यानी कि आसानी से जो ना जा पाए, एक ऐसा जख्म क्रिएट कर दिया है मेरी कंट्री पे और इस कंट्री के लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस, है ना, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड क्या होता है बेटा? बिग, डीप। बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी ने हमारे पे ऐसा असर छोड़ा है, एक ऐसा घाव हमें दिया है, यानी कि इतना टॉर्चर करते थे वो जो व्हाइट लोग थे ब्लैक लोगों को, है ना, तो उसका जो दर्द है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो आज तक हमारे दिमागों पे है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें कितने साल लग जाएं, कितनी जनरेशन लग जाएं इस घाव को दूर होने में या इस घाव को भरने में। क्लियर बच्चे? इस चैप्टर से बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। हाँ, तो यही बोल रही हूं मैं इन्हें वर्षा के पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बेटा वाउंड मतलब लिखा हुआ है इंजरी, कोई घाव। मैम मैं आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूं। बनोगे बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है? किसी पे अत्याचार करना, है ना, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है ना, इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सब, ये जो डिकेड्स मतलब 10-10 सालों के बहुत सारे सेट, कि ये जो सदियों से हमारे साथ क्या होता आ रहा है, इनजस्टिस होता आ रहा है, ऑपरेशन होता आ रहा है, इतना क्रूएल बिहेवियर हमारे साथ होता आ रहा है, उसका एक और प्रभाव पड़ा। अनइंटेंडेड मतलब जो किसी ने सोचा नहीं था, जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा इसका? मैम आपको बहुत दिन बाद देखा है। हाँ यार, मैं हॉस्पिटल में थी तो अभी 1 हफ्ते से ही आई हूँ, इसलिए बहुत दिनों बाद देखा होगा। ठीक है, तो अब वो प्रभाव क्या पड़ा? एक प्रभाव तो ये पड़ा कि भाई बहुत ही ज्यादा लोगों के दिमाग पे गहरा असर छूट गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा वो देखिए, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि ये जो अपन टॉर्चर करते गए, इससे कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, ये सब क्या है? फ्रीडम फाइटर्स के नाम है ना, इससे कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर, कुछ ऐसे योद्धा जन्मे जो शायद ही हमें देखने मिलते। ठीक है बच्चों? ठीक है, सो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज मतलब जिनमें जरूरत से ज्यादा साहस था, इतना साहस जो आप और हम उम्मीद भी ना कर पाए। तो वो बोलते हैं कि भाई ये इतना टॉर्चर किया गया ना, तो इससे क्या हुआ, इससे इन लोगों ने भी जन्म लिया, ये लोग भी सामने आए। ये लोग कौन थे? ये लोग ऐसे लोग थे जिनमें बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा साहस था, विजडम था, समझदारी थी, जेनरोसिटी थी, काइंडनेस थी, दया थी। ठीक है, कि ऐसे लोग हमें कभी भी दोबारा नहीं देखने मिलेंगे, may never be known again। ठीक है बच्चों? नहीं बेटा, पेड कोर्स में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, पेड कोर्स में आपको शायद से राधिका पढ़ा रही है। थैंक यू भाई, जो जितने बच्चे बोल रहे हैं मैम हमने प्रे की थी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। तो ये वो कुछ लोग हैं, ठीक है, ये पिक्चर्स बेटा आप लोगों की बुक्स में भी दी हुई हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये कुछ ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने ये जो लड़ाई थी, है ना, ब्लैक्स और व्हाइट्स की, अपार्थाइड के खिलाफ जो लड़ाई थी, उनमें इन लोगों का बहुत ही बड़ा रोल था। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character, है ना, characters मतलब personality। तो यहाँ पर बच्चों क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है
कि वो बोलते हैं कि शायद इतने इनजस्टिस की जरूरत थी, ये नेसेसरी है ऐसे लोगों को जन्म देने के लिए, है ना, कि ऐसे महान ग्रेट लोग आए हमारे आगे, इसके लिए शायद इतने इनजस्टिस की जरूरत है। अच्छा होता है ना कभी अगर कहीं पर गलत हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पर आप कॉलेज में गलत हो रहा है या स्कूल में अगर कभी कोई गलत हो रहा है तो 2-3 लोग आते हैं एज अ लीडर उस गलत के खिलाफ खड़े होने, राइट। तो ये भी कुछ वैसे ही लोग थे। अब वो गलत के खिलाफ खड़े होने क्यों आएंगे जब तक गलत ही नहीं होगा? तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि शायद वो गलत होना जरूरी था ताकि ये जो महान योद्धा थे ये बाहर निखर कर आए। ठीक है, हाय मैम, मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया 10th का। तो भाई रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, वीडियोस भेजो पहले, फिर मिलूंगी पक्का। ठीक है बेटा, मैं 9th 10th 11th 12th को अचीवर्स बैच में पढ़ा रही हूँ, उड़ान बैच में नहीं पढ़ा रही हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अच्छा ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में वो बच्चे भी मुझसे मिलने आए हैं जो बेचारे ऑलरेडी 11th में जा चुके हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे कि ये वाला पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही बात मैंने इन्हें भी कही थी जब ये अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे। ठीक है, ये वाली लाइन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है देखिए, वो बोलते हैं कि मेरी कंट्री के पास ना वास्ट अमाउंट में हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे जेम्स हैं। ठीक है, क्या लिखा है, बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कहाँ है, ये जो हमारी कंट्री की मिट्टी है इसके नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, बीनीथ मतलब नीचे दबे हुए हैं। पर वो बोलते हैं मेरे लिए, मुझे हमेशा से पता है कि जो मेरी कंट्री की असली खजाना है ना, जो असली वेल्थ है, ठीक है, वो क्या है, वो कोई मिनरल या जेम्स नहीं है, ये असली खजाना नहीं है। मेरे लिए असली खजाना है मेरी कंट्री के लोग, पीपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है। ठीक है, लिखा है कि मेरे लिए मेरी कंट्री के लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरा खजाना है असली। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, फाइनर एंड ट्रूअर यानी बेटर एंड मोर वैल्यूएबल, कि वो ज्यादा कीमती है ना, किससे, हीरो से भी ज्यादा कीमती है कौन, मेरी कंट्री के लोग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी उनके साथी, उनके कलीग्स, उनके कंपेनियन इन दी स्ट्रगल। तो जब वो लोग लड़ रहे थे तब की बात है कि ये लोग जो मेरे साथी थे, मैंने इनसे सीखा है क्या, असली मतलब साहस का, असली मतलब करेज का। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again मतलब repeatedly, बहुत बार। तो बोलते हैं बहुत बार मैंने देखा है men को, women को क्या करते हुए, अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए, और कई बार तो अपनी लाइफ भी कुर्बान कर देते हैं। वो किसके लिए, एक विचार के लिए, केवल एक विचार के लिए। ठीक है, जैसे कि ये जो आजादी था ये क्या था, एक विचार ही तो था। अगर ये विचार किसी को आता ही नहीं तो हम आज भी गोरे ही हम पे रूल कर रहे होते, व्हाइट्स ही हम पे रूल कर रहे होते। पर कहीं से तो ये आइडिया आया और कहीं से तो किसी ने लड़ाई शुरू करी, राइट। मैम आज आपके बच्चे मिलने आए हैं, आपकी याद आ गई थी। सो स्वीट यार, सो स्वीट। ठीक है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, ठीक है, without breaking, showing us strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. अब देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं I have seen men stand up to attack. Stand up to का मतलब क्या होता है, oppose and fight, कि मैंने देखा है, मैंने लोगों को क्या देखा है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो उस गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि नहीं तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, और लड़ भी रहे हैं।
है ना, जब लोगों के साथ अटैक होता था, जब लोगों को टॉर्चर करते थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उस गलत के खिलाफ खड़े हुए और इन सब के खिलाफ लड़ाई करी। विदाउट ब्रेकिंग मतलब कि उन्होंने अपनी डिफीट, अपनी जो हार है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे माना नहीं, हार नहीं मानी, टूटे नहीं। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, इसका क्या मतलब होता है? टॉलरेंस, टफनेस, है ना, कि उन्होंने दिखाया उनमें सहन शक्ति कितनी है, वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। जो कि क्या था? डिफाइज द इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोच से भी परे था। उन पे इतने टॉर्चर हुए, इतने जुल्म हुए, पर वो लोग टूटे नहीं। बेटा गुंजन यादव यहाँ पर लिखा हुआ है। टॉलरेंस, टफनेस, टॉलरेंस मतलब सहने की शक्ति। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, किसके खिलाफ? ये जो अटैक्स होते थे, ये जो टॉर्चर किया जाता था, उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, वो लोग टूटे नहीं हैं, उन्होंने अपना जो साहस है उसे छोड़ा नहीं है, उन्होंने स्ट्रेंथ, हिम्मत दिखाई है, अपनी रेजिलियंस, अपनी टॉलरेंस दिखाई है, सहन शक्ति दिखाई है, टफनेस दिखाई है, जो कि हमारी सोच से भी परे है। बोलते हैं मैंने लर्न किया है, मैंने ये चीज सीखी है कि जो असली करेज होता है ना, यानी कि जो असली हिम्मत होती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डरते ही नहीं हो, है ना। यानी कि अगर एक इंसान डरता नहीं है तो उसे ये नहीं बोल सकते हम कि हाँ इसमें हिम्मत है। बट असली हिम्मत वाला इंसान हम किसे बोल सकते हैं? जो अपने डर पे जीत पाता है। ट्रायम्फ मतलब जीत पाना, ठीक है, विक्ट्री विन। यानी कि मान लीजिए आप आज किसी चीज से डर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोग अपने डर पे जीत पा रहे हो तो आप सही मायने में हिम्मत वाले हो। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। करेज मतलब ये नहीं है कि आप में डर ही नहीं है, बल्कि करेज मतलब है कि आपने अपने डर पर जीत पा ली है। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो बोलते हैं कि एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिससे बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि एक बहादुर आदमी वो होता है, कॉन्कर्स मतलब जो हासिल कर लेता है उस डर के ऊपर जीत। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही आपको अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी है और 10th के बोर्ड्स में बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? चलिए, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, बेटा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर हो रहा है, लेक्चर नंबर 3 हो रहा है, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच दे रहे हैं जब वह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक है, हाँ बेटा फ्री क्लास ही है प्रदीप गुप्ता, तभी तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच दे रहे हैं और वही हमें बता रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है क्या करते हुए, स्टैंड अप का मतलब अपोज एंड फाइट, कि जितना भी अटैक्स होता था, जितने भी गोरे लोग थे, वाइट लोग थे, जब वो रूल कर रहे थे, जब उनका शासन था, तो जब वो लोग हम ब्लैक्स पे अटैक करते थे, तो हमें टॉर्चर करते थे, तो मैंने लोगों को देखा है उन्होंने क्या किया है, दे स्टूड अप, यानी कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और वह लड़े हैं, अपोज एंड फाइट। इस लड़ाई में वो लोग टूटे नहीं हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना, एक्सेप्टिंग डिफीट, उन्होंने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, डिफीट मतलब हार, और ना ही उन्होंने हिम्मत हारी है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, उन लोगों ने इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। रेजिलियंस मतलब क्या होता है, टॉलरेट, कि आप कितना सह सकते हो, है ना। जब भी वाइट लोग जुल्म करते थे तो भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सहा है, इतना सहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे डिफाइस का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारी सोच के भी जो चीज परे होती है। I learned the courage was not the absence of fear। तो ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। यानी कि एक आदमी को हम बहादुर तब नहीं बोलेंगे जब उसमें कोई डर ही नहीं होगा, बल्कि हम एक आदमी को बहादुर बच्चों तब बोलेंगे जब वो अपने डर पे जीत हासिल करेगा।
वन हु कॉन्कर्स, हासिल कर लेगा क्या, जीत अपने डर के ऊपर। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, विन। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज, कि नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज का ट्रू मतलब, असली मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि भाई करेज का असली मतलब नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। एब्सेंस मतलब कमी होना, फियर मतलब डर, कि डर जहां पर नहीं होगा उसको हम हिम्मत नहीं बोल सकते, पर हम असली हिम्मत उसे बोलते हैं जो अपने डर पे जीत हासिल करता है। सॉर्टेड? हाँ, जो डर के आगे जीत दिखाई दे। वेरी गुड। चलिए, तो यहां से हम आज पढ़ेंगे। लिखा है नेल्सन मंडेला बोलते हैं, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। क्या आपने देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ है तभी से उसने किसी को नफरत करना शुरू कर दिया? बताओ, नहीं, है ना बच्चों? तो यहां पर यही लिखा है कि वे जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किसी से नफरत नहीं करता ना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग। कोई माँ की गोद से नफरत करना सीख के नहीं आता है, राइट? कि भाई वो काला है तो मुझे उससे नफरत करनी है, या उसका धर्म अलग है तो मुझे उससे नफरत करनी है, या वो दूसरे बैकग्राउंड से है, दूसरे समाज से है तो मुझे उससे नफरत करनी है। नहीं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग बड़े होकर ये चीजें सीखते हैं, है ना, उन्हें नफरत सिखाई जाती है और वो नफरत को सीखते हैं। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं, इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी हम लोग सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं कि बच्चों की नहीं सिखा सकते। वैसे तो आजकल आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मेरे आने से पहले बहुत ज्यादा प्यार कर चुके होते हैं, है ना, पर फिर भी यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला? कि भाई हम लोगों को प्यार सिखा सकते हैं, अगर हम उन्हें नफरत सिखा सकते हैं तो हम उन्हें प्यार भी सिखा सकते हैं। For love comes more naturally to the human heart than its opposite, है ना, क्योंकि क्या होता है, जो प्यार होता है ना वो ज्यादा नेचुरली आता है। प्यार लोग जल्दी सीख जाते हैं, प्यार से लोग जल्दी काम करते हैं, ठीक है ना। नफरत तो फिर भी हमें थोड़ी देर में होती है लोगों से, पर प्यार हमें बहुत ही जल्द हो जाता है। जैसे आप लोगों को पहला प्यार हो जाता है, पहली नजर का प्यार हो जाता है ना, तो जस्ट आप देखते हैं, ओह पहली नजर में प्यार हो जाता है आपको, बस। पर नफरत करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? सॉर्टेड? चलिए आगे चलते हैं। Even in the grimmest times in prison, grimmest मतलब बेटा difficult, most difficult। वो बताते हैं कि जब वो जेल में थे, ठीक है, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं, हाँ हो गया, निधि से प्यार हो गया। अरे बच्चों वापस आ जाओ, दुनिया में आ जाओ। ये प्यार तो अभी तुम्हें ऐसे पता नहीं बेटा कितने होंगे, अभी तुम्हें बहुत बहुत प्यार होंगे। ठीक है, आ जाओ। तो भाई बोल रहे हैं, जब हम जेल में थे और बहुत ही टफ समय से हम लोग गुजर रहे थे, व्हेन माय कॉमरेड्स यानी मैंने बताया था कलीग्स, जब मेरे साथी और मुझ पे बहुत जुल्म होते थे, व्हेन वी वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि जितना हम सह सकते थे उससे कई ज्यादा जुल्म हम पर जेल में किए जाते थे, तब भी आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर मतलब बच्चों रे ऑफ होप, छोटी सी आशा की किरण। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि जब हम पे बहुत ज्यादा जुल्म होते थे, जितना हम सह सकते हैं उससे ज्यादा हम पे जुल्म करते थे, तब भी मुझे एक छोटी सी आशा की किरण एक गार्ड में नजर आती थी। भले ही वो आशा की किरण एक सेकंड के लिए होती थी, बट इट वॉज इनफ, पर वो काफी थी टू रीएश्योर मी। रीएश्योर मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस देना
एंड टू कीप मी गोइंग, कि हाँ भाई अभी भी इनमें इंसानियत बाकी है। ठीक है बच्चों, वो बोल रहे हैं कि प्यार हम लोगों को जल्दी सिखा सकते हैं नफरत से। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब मैं जेल में था और जब मुझ पे बहुत ज्यादा जुल्म होते थे, जितना हम सह नहीं सकते उससे भी ज्यादा जुल्म करते थे, तो मुझे क्या दिखता था? मुझे एक रे ऑफ होप दिखती थी। कहाँ पर? एक गार्ड में। भले ही वो केवल एक सेकंड के लिए होती थी, बट वो काफी होती थी मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ अभी भी इंसानियत है। ठीक है बच्चों, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके चलिए, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए बच्चों क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि मैन्स गुडनेस, कि जो एक इंसान की अच्छाई होती है ना, वो एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है, एक्सटिंग्विश मतलब कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, कि इंसान की अच्छाई छुप तो सकती है थोड़े टाइम के लिए, पर उसके अंदर से कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्या ये वाली स्लाइड हमें क्लियर है बच्चों? एनी डाउट्स? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझें। हाय खुशी, वेलकम बच्चे, सो स्वीट ऑफ यू। चलिए आगे देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ओके टेंथीज इधर ध्यान दो बच्चों, 10वीं है। आगे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हर इंसान के पास ट्विन मतलब बच्चों दो ऑब्लिगेशंस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, कि हर इंसान के पास 2 जिम्मेदारियां होती हैं। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगा, पहले भी आ रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि 2 ऑब्लिगेशंस, 2 जिम्मेदारियां क्या हैं। आदित्य सिंह, मैम प्यार क्या होता है? बेटा बर्बादी का दूसरा नाम। ठीक है, बर्बादी होता है, तो पढ़ लो। यहाँ पे पढ़ोगे तो कुछ होगा। कोई पढ़ो भाई, या कोई आइए। वो क्या, कौन सा डायलॉग होता है वो मुन्ना भाई का? कुछ IAS वाईएस बनो, नाम रोशन करो। ठीक है, चलो मैम आपकी क्लास कब से चलती है? बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे। जी मैम मैं समझ गया, शाबाश। ऐसे ही बच्चों की जरूरत है हमें जो फटाफट से समझ जाएं। मैम लास्ट लाइन रिपीट कर दो सेकंड स्लाइड की। मैम लास्ट लाइन रिपीट सेकंड स्लाइड, फर्स्ट सेकंड, ये वाली। पुनीत कौन सी बोल रहे हो? हाँ जी, यस मैम। बेटा लास्ट लाइन है, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नॉटी बॉय, जान पूछ के बार बार ये वाली लाइन तुम्हें पढ़नी है। बेटा लिखा है कि प्यार, जो तुम्हें सुन के बड़े मजे आ रहे हैं ना, लिखा है कि प्यार ज्यादा नेचुरली आ जाता है नफरत से। ठीक है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि एक इंसान को प्यार करवाना बहुत आसान है रेदर देन नफरत। अगर वो नफरत कर सकता है तो हम उसको प्यार भी करा सकते हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट लाइन है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम। जो आदमी की एक अच्छाई होती है, ये एक ऐसा फ्लेम है जो छुप तो सकता है पर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, एक्सटिंग्विश्ड नहीं हो सकता। ठीक है,
चलिए अब यहाँ ट्विन ऑब्लिगेशंस पे आ जाइए कि एक इंसान की बेटा दो जिम्मेदारियां क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो बेटा पहली जिम्मेदारी है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पहली जिम्मेदारी है उसकी किसके प्रति? पहली जिम्मेदारी है उसकी फैमिली के प्रति, उसके माँ बाप के प्रति, उसकी बीवी के प्रति, उसके बच्चों के प्रति। दूसरी जो ऑब्लिगेशन यानी कि जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है टुवर्ड्स हिज पीपल, यानी कि उसके जो कंट्री के लोग हैं, जो उसके समाज कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, जो उसके देश वाले हैं, उनकी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ इंसान की, अपने देश की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये है बेटा सेकंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज पेरेंट, टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है? टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, सिविल मतलब कल्चर, डेमोक्रेटिक, ह्यूमेन यानी ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि कोई भी देश जो आजाद है और जिसमें ह्यूमन वैल्यूज है, इंसानियत है अगर किसी समाज में, तो उस समाज का आदमी इन जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस, यानी कि चॉइस। ठीक है, अपनी बेटा चॉइसेस के अनुसार, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमता के अनुसार वो इन जिम्मेदारियों को फुलफिल कर सकता है, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इंसान है, उस कंट्री में जिसमें ह्यूमन वैल्यूज को सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर आदमी ये दो ऑब्लिगेशंस, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, मेरी कंट्री में, जहां पर व्हाइट में और ब्लैक लोगों में भेदभाव किया जाता है, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरी कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर आदमी मेरे कलर का, मेरे रंग का पैदा हुआ है, उसके लिए ये दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं इस पहले वाली स्लाइड का फटाफट से ओवरव्यू दूं तो भैया दो जिम्मेदारियां होती है, पहले परिवार की तरफ, दूसरे अपने देश वालों की तरफ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इंसान इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, पर वो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहां पर मेरे कलर के लोग रहते हैं, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत 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 ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका, अब बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या होता था। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, यानी कि अगर एक ब्लैक कलर, अगर आपकी त्वचा का स्किन ब्लैक है, ठीक है, मैम मेरी कोई हेल्प नहीं करता कोर्स परचेज करने में, बेटा 0124715825 पे कॉल कर लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बोल रहा है साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कलर के लोग हैं, है ना, जिनका कलर मेरे जैसा है, जिन्होंने अटेम्प्ट यानी कि जिन्होंने ट्राई किया कि वो नॉर्मल बेसिक इंसान की तरह रह पाए, है ना, ह्यूमन बीइंग्स की तरह रह पाए, उन्हें क्या कर दिया जाता था? पनिश कर देते थे, जेल में डाल देते थे और आइसोलेट कर देते थे, अपनी फैमिली से अलग रहने पे मजबूर कर देते थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ये सब चल रहा था। तो इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, यानी कि साउथ अफ्रीका में अगर किसी आदमी ने आवाज उठाने की कोशिश करी, अपनी कंट्री के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी, was inevitably मतलब जो चीज होनी ही होनी है, जो चीज हो के रहनी है, कंपलसरी है, एकदम निश्चित रूप से होगी। ठीक है, और रिप्ड मतलब अलग कर देना, तो भाई बिल्कुल निश्चित रूप से ये चीज होती थी कि वो लोग उस आदमी को अपनी फैमिली से अलग कर देते थे, अपने घर से अलग कर देते थे और उसको मजबूर कर देते थे, फोर्स करते थे टू लिव अ लाइफ अपार्ट। ठीक है ना, किस चीज के लिए मजबूर करते थे? कि तू अपनी लाइफ अपने परिवार से अलग जिएगा। ओके, a twilight existence of secrecy and rebellion
ठीक है ना, कैसी लाइफ जिएगा? ट्विलाइट एग्जिस्टेंट क्या होता है? ग्रेजुअली डाई। और रेबिलियन होता है एक आदमी जो विद्रोह करता है, विद्रोही। ठीक, तो उसको एज अ रेबिलियन घोषित कर देते थे कि तू क्या कर रहा है? देश के प्रति आवाज उठा रहा है, तू एक विद्रोही है, तू देश का लॉयल व्यक्ति नहीं है। उसको फोर्स करते थे कि वो अपनी परिवार से दूर रहे, और जरा सी भी ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब ग्रेजुअली डाई, जरा सी भी खबर इतने अलग रखते थे, इतना सीक्रेट हो जाती थी ये बात कि उनकी एक भी खबर उनकी फैमिली तक नहीं पहुंचती थी, और वो लोग धीरे 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 क्या करते थे? मर जाते थे। समझ में आया? तो ये सब हो रहा था वहां पे साउथ अफ्रीका में। अगर कोई भी इंसान कोशिश करता था कि वो अपनी ड्यूटी निभा पाए अपने लोगों के प्रति, तो उसको निश्चित रूप से उसकी परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता था, और उसे फोर्स करते थे कि वो एक अलग लाइफ जिए। ठीक है, और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ग्रेजुअली धीरे धीरे मर जाए। ठीक, अ लाइफ ऑफ सीक्रेसी, यानी कि उसकी खबर बिल्कुल किसी तक नहीं पहुंचती थी और उसे विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। चलिए आगे। I did not in the beginning choose to place my people above my family। कहते हैं मैंने कोई शुरू से नहीं सोच लिया था कि मैं ये प्रेसिडेंट मैं ये लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। ठीक है ना, मैं आज जिस पद पे हूं मैं उस पद पे खड़ा रहूंगा। तो बोलते हैं मैंने कोई शुरू से नहीं सोचा था कि मैं अपने जो कंट्री के लोग हैं उन्हें अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा। ठीक है, बट इन अटेम्प्टिंग, यानी कि जब मैं ट्राई कर रहा था कि मैं मेरे लोगों की हेल्प करूं, तो मैंने देखा, क्या देखा? कि मैं आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। कि जब मैंने अपने घर से बाहर निकलकर मेरी कंट्री के लोगों की हेल्प करना शुरू किया, तो मेरी जो जिम्मेदारी थी एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ सन, मैं उन्हें नहीं निभा पाया। ठीक है, कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में मैं मेरी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैं नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, है ना, कह रहा है कि मुझ में फ्री होने की वो भूख नहीं थी, मुझ में ऐसा कोई सपना नहीं था, मैं कोई ये सपना लेके पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है, मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या था, है ना। बोल रहा है जब मैं पैदा हुआ था तब तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं फ्री हूं, राइट, बिकॉज आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो मुझे पता था उन सारे तरीकों में तो मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ के घर के पास में फील्ड्स थी, मैं उनमें खुला घूमता था, तो मेरे लिए तो वही फ्रीडम थी क्योंकि तब मैं छोटा था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, तो मैं पानी में भाई फ्रीली तैरता था, है ना, जो मेरे गांव से होकर जाती थी नदी। एंड फ्री टू रोस्ट मिल्स, रोस्ट मतलब क्या होता है? पकाना, मिलीज मतलब कौन, कि भाई तारों के नीचे मैं भुट्टा भी पकाता था। तो यही सब चीजें थी मेरे लिए तो बचपन में फ्रीडम, और ये सब मुझे मिली हुई थी। ठीक है, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स थी मेरे गांव में उनके ऊपर चढ़ के मैं राइड भी करता था। तो as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। क्या लिखा है कि जब तक, ठीक है, as long as, जब तक मैंने कहना माना, obey यानी मैंने रिस्पेक्ट किया, मैंने कहना माना मेरे पापा का और मैंने पालन किया, अबाइड यानी मेरे जितने भी रिचुअल्स थे मेरे ग्रुप के, मेरे जैसे लोगों के, अगर मैंने उनका पालन किया तो मेरे को किसी बात की चिंता लेने की जरूरत ही नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, चाहे वो फिर भगवान के कानून हो या इंसान के। यानी कि जब तक मैं बच्चा था मैं मेरे पापा की बात मान रहा हूँ, मैं मेरे ट्राइब का पालन कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे मेरे समाज के लिए लड़ना भी है। ठीक है, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। कहता है मैंने तब लड़ना शुरू किया जब मुझे ये बात समझ आ गई कि ये जो मेरे को अभी फ्रीडम मिल रखी है ना, ये एज अ बॉय, एज अ बच्चा जो मुझे फ्रीडम मिली है, ये तो केवल एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब एक फॉल्स आइडिया है, एक बिलीव है, ये चीज सच नहीं है, ये फ्रीडम असली नहीं है। ठीक है, When I discovered as a young man, कि जब मैं बड़ा हुआ और मैंने ये देखा कि भाई मेरी जो आजादी है वो तो बहुत पहले ही मुझसे ले ली गई है। ठीक है ना, बोल रहे तब मेरे अंदर ये भूख आई आजादी की, बचपन में नहीं थी, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने देखा तब आई।
पहले पहले जब मैं बच्चा था, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं बच्चा था, आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तब मुझे आजादी केवल मेरे लिए चाहिए थी, है ना, तब मुझे ये था कि मुझे आजादी चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मतलब जो चीज परमानेंट नहीं होती, है ना, जो ऐसी टेम्पररी फ्रीडम होती है, मुझे केवल वही चाहिए थी कि भाई मैं रात में बाहर रह पाऊं, जो मेरा मन करे मैं वो पढ़ पाऊं, है ना, जहां मेरा मन करे मैं वहां जा पाऊं। तो ये सारी छोटी छोटी आजादी चाहिए थी। तब मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे देश को आजाद कराना है, तब मेरे इरादे इतने बुलंद नहीं थे। क्लियर? लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो जब मैं और थोड़ा सा मेच्योर हुआ, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ठीक है ना, यर्न क्या होता है? चाहना, कि भाई मुझे बेसिक और थोड़ी रिस्पेक्टेबल जो फ्रीडम थी वो मुझे चाहिए थी। ठीक है ना, कि मैं जो मेरी पोटेंशियल है, जो मेरे कैपेबिलिटी है, जो मेरे अंदर है ना, मैं जिस चीज के लिए कैपेबल हूं, मुझे वो चीज मिले। ठीक है, ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी कि मैं पैसे जो मैं चाहता हूँ वो मैं कमा पाऊं, मैं शादी कर पाऊं, मैं अपनी फैमिली बसा पाऊं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि मुझे मेरी लाइफ में कोई भी रोके नहीं। कहने का मतलब बेटा ये है कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि बचपन से ही उनमें ये आग नहीं थी आजादी की। जब वो बच्चे थे तो उन्हें लगता था वो फ्री हैं, जब वो बड़े हुए तो केवल उन्हें अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, जब वो और थोड़े यंग हुए तो उन्हें फ्रीडम चाहिए थी कि वो अपना कमा पाए, शादी कर पाए, अपनी लाइफ में रोक टोक ना हो। तो अलग अलग स्टेजेस में फ्रीडम के अलग अलग मतलब था उनके लिए। बट धीरे धीरे देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बोलते हैं फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही एक ऐसा नहीं हूं जिसकी फ्रीडम छिन रखी है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, यानी कि जो मेरे देश के लोग हैं, मैंने देखा धीरे धीरे कि जिनका कलर मेरा जैसा है वो सब भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, curtailed मतलब घटा देना, reduce कर देना। बोलते हैं मैंने एहसास किया कि केवल मेरी फ्रीडम नहीं ली गई है, पर जो सारे मेरी तरह दिखते हैं, everyone who looked like I did, जिनका कलर मेरे जैसा है, जो काले दिखते हैं, उन सब की ही आजादी इन लोगों ने ले रखी है। तो इस बात का एहसास होने के लिए मुझे काफी टाइम लगा। ठीक है ना, कि मुझे काफी टाइम लगा है इस बात का एहसास होने के लिए कि भाई जितने मेरे जैसे लोग हैं उन सब की फ्रीडम इन लोगों ने ले रखी है। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट्स है तो पूछो जल्दी से। यस एवरीवन, एनी डाउट्स अभी तक? ऑब्लिगेशन मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। चलिए आगे। कर्टेन मतलब घटा देना, रिड्यूस कर देना, किसी पे रोक लगा देना। बोलते हैं उसके बाद दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उसके बाद मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मैंने डिसाइड किया कि द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, की ये जो मैं अपने लिए आजादी चाहता था ना, ये जो भूख थी मेरे अंदर, ये क्या बन गई? ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये भूख बढ़ गई, ये आग बढ़ गई, और मुझे अब आजादी चाहिए थी मेरे जैसे उन सब लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि डिजायर मतलब इच्छा, कि ये जो इच्छा थी ना मेरी की आजादी चाहिए मुझे मेरे लोगों के लिए, ताकि वो अपनी जो जिंदगी है वो डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्टेबल तरीके से जी पाए, है ना, उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो। ठीक है ना, that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, समझिए। वो बोल रहे हैं कि ये जो आग थी ना मेरे अंदर की, मुझे मेरे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाना है, मुझे उन्हें इज्जत दिलवानी है, मैं चाहता हूँ कि वो इज्जत से अपनी जिंदगी जी पाए। इस आग ने मेरे अंदर का इंसान बदल दिया। ठीक है, कैसे बदल दिया? अब फ्राइटेंड यानी कि जो एक डरा हुआ यंग मैन था वो अब बोल्ड बन गया था, स्ट्रॉन्ग बन गया था। अपनी बात कर रहे हैं। दैट ड्रॉव इन अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, ठीक है, टू बिकम अ क्रिमिनल, कि वो इंसान जो कि लॉयर था, ठीक है ना, सारे लॉज को फॉलो करना चाहता था, वो अब एक क्रिमिनल बन गया था, क्योंकि वो एक विद्रोही बन गया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, कि मैं कौन था?
मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, पर अब मैं क्या बन गया था? मैन विदाउट होम। अब मेरा घर चला गया था क्योंकि मैं घर से बाहर आ गया था लड़ाई लड़ने। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन, कि जिसने, जो मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करता था, अब मैं क्या बन गया था? मैं एक साधु, एक मॉन्क बन गया था, जिसका घर बार कुछ नहीं था, जिसका एक ही लक्ष्य था अपने देश को आजाद कराना। बेटा पुनीत इसका मतलब होता है लॉयर्स। ठीक है, आगे देखिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। क्या बोल रहे हैं? कि मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं ज्यादा ही कुर्बानियां करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैन मतलब कि कॉमन मैन। ठीक है, जो बाकी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा कुछ खास हूं या मैं कुछ कुर्बानियां करता हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय, बट मैंने ये एहसास किया दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। बोलते हैं कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो देश के लोग हैं वही फ्री नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत भी उन्होंने हमें लिमिटेड फ्रीडम दी हुई थी ना, वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब तो मुझे पूरी आजादी चाहिए थी। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहे हैं कि भाई जब मुझे पता चला कि मेरे देश के लोग ही फ्री नहीं है, तो मैं ये थोड़ी भी आजादी का क्या करूंगा? तो वो थोड़ी सी भी आजादी मुझे नहीं चाहिए थी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आता है। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि फ्रीडम इनडिविजिबल है, यानी कि आप फ्रीडम को बांट नहीं सकते। ठीक है, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते एक आदमी से कि आपने इसको दे दी और इसको नहीं दी और इसको दे दी और इसको नहीं दी। आजादी ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं आप मुझे दे दो और उन्हें ना दो। ठीक है, सो द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, चेन्स मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर ये मेरे कंट्री के लोगों में से किसी एक पर भी है, इसका मतलब है कि वो सब पर है, और अगर वो रिस्ट्रिक्शन सब पर है तो उसका मतलब है कि वो रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर भी है। समझ में आया? वो बोल रहे हैं कि फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। अगर किसी एक बंदे का भी फ्रीडम आपने छीन लिया है, इसका मतलब है आपने मेरी कंट्री के सारे लोगों का फ्रीडम छीन लिया है। और जब वही फ्री नहीं है तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि मैं भी फ्री नहीं हूं, तो मैं उन छोटी मोटी फ्रीडम को एंजॉय करके क्या कर लूंगा? ठीक है, आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। अब यहां पर देखिए, ऑपरेसर कौन होता है बेटा? अत्याचारी। ठीक है, और लिबरेटेड मतलब फ्री होना, और ऑपरेस्ड कौन होता है? जो अत्याचार करता है। जैसे बेचारे कुछ केसेस में लड़के बेचारे ऑपरेसर होते हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो कौन होती हैं? लड़के बेचारे हमारे ऑपरेस्ड होते हैं और लड़कियां बेचारी ऑपरेसर हो जाती हैं। कैसे? देखिए, जो लड़के होते हैं बेचारे वो हमेशा ऑपरेस्ड की तरह ही रहते हैं। इससे बात नहीं करनी, अपना पासवर्ड मुझे दे दो, इंस्टा का, फेसबुक का। ठीक है, मेरा बस चलता तो मैं अपना तुम्हारा व्हाट्सएप भी अपने ही फोन में खोल के रखती। तो ऐसे सब ना अत्याचार करती हैं कुछ कुछ लड़कियां, बेटा सारी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ लड़कियां क्या करती हैं? अत्याचार करती हैं, तो वो ऑपरेसर होती हैं, है ना। यहाँ मान लो कि गर्ल्स ऑपरेसर हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, और बेचारे लड़के यहाँ पे ऑपरेस्ड हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि भाई जो अत्याचारी है उसे भी फ्री होने की जरूरत है अपनी छोटी सोच से। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर कुछ लड़कियों की हो जाती है ना, कुछ लड़कों की भी हो जाती है छोटी सोच कि तू इससे बात करके दिखा, तेरी तो हड्डियां तोड़ दूंगा, बिल्कुल ब्रेकअप नहीं करनी, बहुत मिल जाएंगी, 36 आएंगी 36 जाएंगी। और वो क्या लिखवाते हैं टी शर्ट पे? मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी, है ना, तेरी भाभी तो मेरी मम्मी लाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे छोटी सी बात है कि भाई जो ऑपरेसर है, यानी कि जो लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, जो पासवर्ड मांग लेते हैं, पागल कर देते हैं, लोगों को टॉक्सिक कर देते हैं, उन्हें भी फ्री होने की जरूरत है अपनी छोटी सोच से। तो नेल्सन मंडेला के केस में बेटा कौन था? ये वाइट थे, वाइट लोग थे। जैसे हमारे केस में है ना, वैसे उनके केस में वाइट लोग थे। और ऑपरेस्ड कौन थे? विक्टिम कौन था? ब्लैक लोग, उन पे अत्याचार होते थे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों को ही फ्री होने की जरूरत है। ठीक है ना, ये बेचारा जो ऑपरेस्ड है इसे तो इसके अत्याचार से फ्री होने की जरूरत है, और जो अत्याचार कर रहा है उसे अपनी छोटी सोच से फ्री होने की जरूरत है। ओके,
तो लिखा है कि अ मैन, एक ऐसा आदमी बच्चों जो दूसरों की आजादी ले लेता है, वो क्या होता है, वो खुद ही कैदी होता है, खुद ही प्रिजनर होता है। किस चीज का, हेट्रेड का। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स और आपके बॉयफ्रेंड्स आपकी आजादी छीन रहे हैं बच्चों, तो वो खुद प्रिजनर हैं हेट्रेड के, उनसे दूर हो जाइए, ठीक है। तो He is locked behind the bars of prejudice, ठीक है ना। जो छोटी सोच है, जो पक्षपात है, उनकी सलाखों के पीछे वो बंद हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उनकी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो दोनों को ही फ्री होने की जरूरत है। तो बेटा अगर आप ऑप्रेस्ड है तो आपको भी फ्री होने की जरूरत है, प्लीज उस रिलेशनशिप से फ्री हो जाइए। और अगर आप बेटा ऑप्रेसर में से हैं तब भी बेटा आपको फ्री होने की जरूरत है, आप भगवान के लिए फ्री हो जाइए अपनी छोटी सोच से, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है? समझ में आ गया बच्चों? ये पैराग्राफ पूरा समझ आया, वाह क्या बात है बच्चों, क्या बात है, ठीक है। बेटा छोटी सी बात है, इसमें बोला गया है कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, यानी कि जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सह रहा है, दोनों को ही फ्री होने की जरूरत है। जो अत्याचार सह रहा है उसे ऑप्रेसर से फ्री होने की जरूरत है, और जो अत्याचार कर रहा है बेटा उसको अपनी छोटी सोच से फ्री होने की जरूरत है। वो खुद प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना। जैसे आपके गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स कौन है, अत्याचारी है बच्चों, अत्याचारी है। आपका पासवर्ड ले लेते हैं, आपको बात नहीं करने देते किसी से, है ना, आपका दिमाग खराब कर देते हैं, और आप बेचारे कौन हो, आप विक्टिम हो। तो बेटा आपको भी फ्री होने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने आपका दिमाग खराब कर दिया है, और उनको भी फ्री होने की जरूरत है क्योंकि उनका खुद का दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई एम नॉट ट्रूली फ्री बोल रहे हैं भाई, तुम खुद ही फ्री नहीं हो अगर तुम किसी और की आजादी ले रहे हो, है ना। समझाओ बेटा अपने पार्टनर्स को, समझाओ आप कि भाई देखो तुम भी फ्री नहीं हो, अगर तुम मेरी आजादी ले रहे हो, मेरी फ्रीडम ले रहे हो, मेरी प्रिवेसी ले रहे हो, तो तुम खुद भी तो आजाद नहीं हो। तो वो बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अगर हम व्हाइट्स ने, अगर व्हाइट लोगों ने हम ब्लैक्स की फ्रीडम ले ली है तो वो खुद भी आजाद नहीं है। Just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me, है ना। जैसे मेरी आजादी चली गई तो मैं तो फ्री हुई नहीं, पर तुमने मेरी आजादी ले ली, तुम भी फ्री नहीं हो। तो द ऑप्रेस्ड यानी कि जिन पे बच्चों अत्याचार हो रहा है, और जो ऑप्रेसर है जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, वो दोनों ही बेटा एक जैसे हैं। दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत जा चुकी है, ठीक है ना। उन दोनों की ही इंसानियत जा चुकी है, उन दोनों को ही सही होने की जरूरत है, ठीक है। अब गया बेटा, मगज में गया, यहाँ पे समझ में आया क्या नहीं आया? चलिए, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है बच्चों समाप्त। थैंक यू सो मच, आई एम द बेस्ट, आई नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। चलिए क्विज पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? जल्दी जल्दी जवाब दोगे क्योंकि मेरी और भी क्लास है, ठीक है, भाई बहुत बिजी है। चलो जोक सपाट बच्चों बताइए, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? बच्चे बोल रहे हैं मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल से पूरा समझ आ गया। बेटा ऐसी जिंदगी तुम्हारी ऐसी चल रही है तो क्या कर सकते हैं, फिर आज ही जाकर फ्री होना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऑप्रेस्ड नहीं होंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, ठीक है। चलो, A is the correct option. Option number A is the correct option. It was a celebration of South Africa's first dash government. जल्दी बताओ। It was the celebration of South Africa's first dash government. बच्चों very good. Democratic non-racial government. How many deputy presidents were elected? Last question. How many deputy presidents were elected? Very good. 2. ये क्या हो गया?
2। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर हमारा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।